नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। तो जिस तरीके से आपने देखा आम चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिसके बाद जो है सियासत भी तेज हो गई है, जहां एक और एनडी की बात करी जाए और इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो दोनों ही पार्टियों में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, मंथन किया जा रहा है। वही अगर दिग्गजों की बात कर ली जाए तो एनडीए गठबंधन से दिग्गजों को हार का मुंह भी देखना पड़ा। लेकिन उससे सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद जो है कि बीजेपी कार्यालय में भी जो है जश्न का माहौल देखा जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं और काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है और एक पे कांग्रेस ने की है। वहीं इसी के साथ अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। अगर उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले नजर आए हैं। अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो लगातार जिस तरीके से 400 पार का नारा देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उस तरीके से जो है साकार ये नहीं हो पाया है और इंडिया गठबंधन ने जो है जिस तरीके से काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया, वो कहीं ना कहीं रुझान और जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो बिल्कुल साफ हो गए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अब यहाँ पर जो है कवायद और ज्यादा हो गई है, बैठकों का दौर भी लगातार बढ़ गया है, एक के बाद एक बैठकें चल रही हैं, चाहे एनडी की बात कर ली जाए या इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए। वे आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये आपको बता रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से वहां पर भी प्रचंड बहुमत के साथ जो है बीजेपी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी निकाल ले गई है। इसके बाद जो है कांग्रेस में निराशा है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए तो उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसके बाद इंडिया या एनडीए दोनों ही गठबंधनों में जो है लगातार अलग अलग कार्यकर्ता जिस तरीके से अपनी अपनी पार्टी के साथ में बैठकें करने जा रहे हैं और ये नतीजे भी जो है उस पर मंथन भी किया जा रहा है, विचार विमर्श भी किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार 8 जून को पीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरी ही ओर इंडिया गठबंधन भी अपनी सरकार बनाने में कहीं पीछे नहीं है। वो भी ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से जो है उनकी सरकार बन जाए। तो अब ये देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे सामने आए वाकई ये चौंकाने वाले थे। तो चलिए इसी पर जो है किस तरीके से ये पूरा चुनाव रहा उस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश के भोपाल से सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर, और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सत्यम शर्मा, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना दावा किया था कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें निकाल रही है, तो ठीक वैसे ही बीजेपी ने 29 की 29 सीटें निकाल ली है, जिसके बाद जो है प्रदेश कार्यालय में जश्न का भी माहौल रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं वहां पे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जिस तरह कमाल किया, अगर पूरे देश में कमाल किया होता तो कहीं न कहीं एनडीए की जरूरत नहीं पड़ती। अकेली बीजेपी ही 307 के या 300 से ज्यादा 272 का जो आंकड़ा होता है वो क्रॉस कर जाती। लेकिन मध्य प्रदेश में बेहतर परिणाम के आने के बाद भी बीजेपी जो का गठबंधन है वो फिलहाल तो 272 के आंकड़े से ऊपर है। लेकिन अगर टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और
जो नीतीश कुमार अगर वो पलट जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी जानकारी ये है कि 8 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बैठक जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि उनकी बैठक भी हो चुकी है और बैठक में ये साफ कर दिया गया है कि जो नीतीश कुमार है और जो चंद्रबाबू नायडू है फिलहाल वो एनडीए की तरफ ही है। वहां देखिए इंडिया गठबंधन का जहाँ तमाम प्रदेशों में अच्छा प्रदर्शन रहा, वही मध्य प्रदेश में 2000 जब 14 का चुनाव हुआ था तो उसमें 27 सीटें आई थी। 2000 जब 19 का चुनाव हुआ तो उसमें 28 सीटें आई। अब 2000 जब 24 का चुनाव हुआ है तो उसमें 29 की 29 सीटें आ चुकी हैं जो बीजेपी पार्टी है। तो कुल मिलाकर जो रिकॉर्ड अब बना है ये टूटने वाला रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 29 सीटें ही मध्य प्रदेश में टोटल है, तो उसके बाद से अब रिकॉर्ड बनने या टूटने का सवाल नहीं खड़ा होता। वहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां 5 लाख से ज्यादा मतदाता यहाँ पर जीत हासिल किए हैं और करीब ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर 5 लाख से ज्यादा। इंदौर की बात करें तो सबसे ज्यादा नोटा यहाँ पर पड़ा है, 2.5 लाख से ज्यादा का जो वोट प्रतिशत है नोटा का पड़ा है। उसके बावजूद शंकर लालवानी जो इंदौर से कैंडिडेट थे वो करीब 11.5 लाख मतों से जीत गए हैं, क्योंकि वहां पर जो अक्षय कांति बम थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, बीजेपी के दबाव में आने के कारण लिया था या खुद के वापस लिया था ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने वो जो नामांकन वापस लिया, जिसके बाद शंकर लालवानी की 11.5 लाख मतों से जीत हुई। वही जनता ने भी बता दिया अगर आप इस तरह की राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको घाटा होगा। 2.5 लाख जो मत थे वो नोटा में पड़े हैं। विदिशा से जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में थे तो उनको 8.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल हुई। देखिए रिकॉर्ड मत से जीत हासिल हो रही। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खजुराहो से भी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। उसके साथ साथ ही आलोक शर्मा भोपाल राजधानी भोपाल से 5.5 लाख मतों से जीत हासिल की है। तो ये कुल मिला के एक डेटा है जहाँ पर भारी मतों से जीत हासिल हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की। बीजेपी जो प्रत्याशी उतारे गए थे वो प्रत्याशी भी बेहतर थे, क्योंकि भोपाल से आलोक शर्मा ताल्लुक रखते हैं, उनको जानकारी भी भोपाल की किस तरह से आते हैं, महापौर भी पूर्व में रह चुके हैं, तो उनको पूरी भोपाल की जानकारी भी थी और किस तरह से जनता की क्या नब्ज है उसको भी पहचानते थे, किस तरह के विकास के अब आयाम लिखे जाने उसको लेकर भी कल हमने बात की थी। आज भी हम प्रयास करेंगे कि आपको बात कराने की, लेकिन फिलहाल आपको नजारा दिखा देते हैं। यहाँ हम लोग आलोक शर्मा जी के बंगले पर है और यहाँ पर लगातार लोगों का आने का तांता लगा हुआ है और लोग कार्यकर्ता जो उनके बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल अब अभी हम आपसे बात करा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर धक्का मुक्की होती है तो ऐसे में बात कराना मुश्किल हो। फिर भी हम एक बार प्रयास करेंगे कि आलोक शर्मा जी से आपकी बात करा दें। और आलोक शर्मा जी अभी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आलोक शर्मा जी की क्या प्राथमिकता है रहेंगी चुनाव जीतने के बाद। ये साफ तौर पर ये आलोक शर्मा जी की जीत है, बीजेपी पार्टी की जीत है और तमाम देखिए मिठाइयां भी खिलाई जा रही है और जो कार्यकर्ता है वो लगातार मिल जा रहे हैं। सर आप इस तरह की रणनीति रहेगी भोपाल में, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि अभी भोपाल ही जीत करके पहुंचे हैं। आज भोपाल की जनता का आशीर्वाद मिला है। मैं भोपाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भोपाल की जनता जनार्दन ने मुझे 5,01,499 मतों से अपना आशीर्वाद किया है। भोपाल की एक विकास का रोड में बना के भोपाल की सर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने भी बेहतर प्रदर्शन किया अन्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हार गई कांग्रेस, 29 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई। देखिए कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया, फिर 2008 के विधानसभा चुनाव में नकार दिया, 2013 के विधानसभा चुनाव में नकार दिया, 2018 में हमसे कुछ चूक हो गई, हमने उस गलतियों को सुधारा। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। अब तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों के ऊपर कांग्रेस को नकार दिया। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए, क्या कमी है तो जनता उनको स्वीकार नहीं करे। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अब ईवीएम की बात कर रहा हूँ कि दूसरी जगह आ गए, बहुत चर्चा नहीं हो रही। अरे आप आत्मचिंतन करो। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भट्टालाल जी बोलते हैं इनको आत्मचिंतन करना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेकर हिमालय की कंदराओं के ऊपर जाकर वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। कई दावे किए गए थे कि इस बार 29 नहीं 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन 5 सीटें क्या 29 की 29 दबा बैठी कांग्रेस। आज मंथन की जरूरत है। किस तरह के विकास के आयाम भोपाल में लिखे नहीं, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। उनको डेवलपमेंट के आधार पे जनता का दल जीतना है, इसलिए वो
मध्य प्रदेश की जनता 2003 का विधानसभा, 2008 का विधानसभा, 2013 का विधानसभा चुनाव, 2018 में गलती हुई, 19 में हम आ गए, 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जनता का जबरदस्त आशीर्वाद मिलता है। संगठन की मेहनत, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता के बीच में जो जन कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, उसका लाभ सीधा सीधा मध्य प्रदेश की जनता को मिलना है। जनता का आशीर्वाद हम भोपाल की जनता का आप नब्ज जानते हैं, विकास के क्या आयाम नीचे जाएंगे? भोपाल की जनता के लिए हमने विकास का एक रोड मैप बनाया, बहुत ही जल्दी विकास का रोड मैप आपके माध्यम से हम बताएंगे और समय सीमा में भोपाल का डेवलपमेंट करेंगे। रेलवे की है कनेक्टिविटी बेहतर कैसे हो, एयर कनेक्टिविटी बेहतर कैसे हो, इस दिशा के अंदर हम काम। केंद्र में बड़ी जवाबदारी आपको मिल सकती है, तो अगर केंद्र में बड़ी जवाबदारी मिलती है तो उसको निभाने के लिए तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है और हमारे यहाँ जो भी जवाबदारी संगठन तय करता है, चाहे दरी बिछाने की, चाहे झंडा लगाने के लिए, उसके लिए भोपाल का बेटा कार्यकर्ता सदैव तैयार है। ये थे हमारे साथ आलोक शर्मा जी। तो का कहना है कि बीजेपी में जो संगठन है वो तय करता है कि उसको क्या जवाबदारी, और जो जवाबदारी जनता बीजेपी को संगठन देगी कार्यकर्ता के तौर पर देगी तो कार्यकर्ता निभाएंगे, और जिस तरह की जवाबदारी मिलती है वो निभाएंगे। फिर हम आपको ये बता दें, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। हालांकि इस बार कम वोटिंग हुई थी, उसके बावजूद जो वोट प्रतिशत है मध्य प्रदेश का वो बढ़ा है। जो 370 का लक्ष्य लेकर बीजेपी चली थी कि 370 हर बूथ पर जाना है, उसको लेकर। लेकिन एक बात और देखने को मिली है, जिस तरह से इंडी गठबंधन ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है, 240 सीटें ही जो बीजेपी की वो आ पाई है। आप देखिए, कई बार ऐसा हुआ है अयोध्या में कुछ होता है, हिंदू संगठन या अयोध्या में कुछ करता है तो उसके बाद वहां पर बीजेपी की हार होती है। पिछली बार जब मस्जिद ढहाई गई थी, वहां पे बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, तब भी बीजेपी की हार हुई थी। इस बार राम मंदिर बनाया गया है तो भी बीजेपी की हार हुई है। तो कुल मिलाकर कि ऐसा एक संयोग सा बना है कि अगर अयोध्या में कुछ अच्छा होता है तो बीजेपी का कहीं ना कहीं वहां पर से कुछ अशुभ खबरें नहीं आती है। हालांकि 292 सीटें इंडी गठबंधन के पास है और ये शुभ है कि अभी 272 के आंकड़े को क्रॉस कर रही है। लेकिन अकेले बीजेपी की बात की जाए तो जितनी इंडी गठबंधन की सभी 20 अलायंसेस मिलकर सीट नहीं ला पाई है, 233 सीटें आई हैं, उससे ज्यादा अकेले बीजेपी की 240 सीट आई है। लेकिन कांग्रेस की वही बात देखें तो कांग्रेस लगातार जश्न ऐसे मना रही है जैसे उसको सरकार बनानी है। हालांकि इसमें भी दो राय नहीं है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के प्रमुख है और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अगर वो पलट जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मुश्किलें होंगी, इंडी गठबंधन को भी मुश्किलें होंगी। हो सकता है कि फिर से चुनाव हो, लेकिन ये आगे के भविष्य के खर्च पे छुपा है कि क्या होने वाला है। फिलहाल इंडी गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन है, दोनों ही लोकतंत्र में खुश है और लोकतंत्र की यही खासियत है कि सभी खुश रहे और सभी विकास की नए आयाम दिखते रहे। चलिए, बिल्कुल सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने भोपाल की जनता का आभार व्यक्त किया और कांग्रेस को कहा है चिंतन मंथन करने के लिए। वाकई ये सही बात है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो है कांग्रेस जो है पूरी तरीके से सफाया होती हुई नजर आई है। चलिए, इसी के साथ अब हमारे साथ जो है ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, अगर बात कर ली जाए बीजेपी की तो वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन इतना कुछ खास नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए अगर 2019 की बात कर ली जाए तो 2020 के लोकसभा चुनाव में जबकि एनडीए गठबंधन में शामिल यहाँ अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, तो कुल 65 सीटें यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन के साथ जीत कर आई। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। स्टेट हेड हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय शेखर जी। शेखर जी, अगर आपसे बात कर ली जाए तो जिस तरीके से 11 में से 10 की 10 बीजेपी निकाल कर ले गई है और एक पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बनाया हुआ है, क्या कुछ स्थिति यहाँ है वहां पर अभी, क्या कुछ माहौल देखने को नजर आ रहा है? छत्तीसगढ़ के सभी नतीजे आ गए थे, कर्नाटक को ही नतीजे आ गए थे और एक सीट जैसे कि आपने बताया, एक सीट कोरबा की जो है वो कांग्रेस के कब्जे में गया है। कांग्रेस के कब्जे में पहले से देखा, वो सीट को बरकरार रखने में सफलता हासिल की है कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि उसके पीछे अपने कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरोज पांडे को दूर से बाहर करके कोरबा में टिकट दी गई थी, उसमें ये संभावना जताई जा रही थी कि उनको
वहां पर कितना एक्सेप्ट किया जाएगा, मतदाता कितना उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको बाहरी प्रत्याशी के तौर पर वहां पर प्रचारित कर रही थी और बाहरी प्रत्याशी होने के नाते कुछ वोट बैंक में निश्चित तौर पर कुछ कमी रही और इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ा है और चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया है। दूसरी तरफ सरोज पांडे का भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं हैं उनके साथ भी तालमेल उस तरह से नहीं है, कई खेमेबाजी है। सरोज पांडे की अपनी खेमेबाजी है जो उसकी वजह से चाहे प्रेम प्रकाश पांडे हो चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, ये तमाम सत्तावर नेता जो है उनके साथ उनकी तालमेल ठीक ठाक बैठती नहीं है। तो ये भी उम्मीद की जा रही थी कि पांडे के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो कितना काम करेंगे और अगर इसको काम नहीं करेंगे तो इसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा। तो कई सारे कारण हैं, कई सारे कारण मिल करके वहां पर, जबकि छत्तीसगढ़ में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मोदी का प्रभाव मोदी में भी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पर अगर जी बिल्कुल वो काम कर रही थी और इस सब के बीच में अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही थी कि 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन कम मार्जिन से ही सही, लेकिन कोरबा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दिया है। पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बड़ी बात ये भी है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को वहां पर हार का सामना करना पड़ा है, तो ये बड़ी बात है। बाकी 10 सीटों की बात करें तो 10 सीटों पर सबसे कम मार्जिन की एक सीट कांकेर थी, जहां पर 2000 से कोई कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। वो भी एक जो समीकरण थे वहां पर काफी वहां पर जीत हासिल कर ली है। डोगरानाथ वहां से जीत गए हैं। सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, पहले 9 सीट थी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया है। कोशिश थी कि 11 की 11 जीत ली, लेकिन 10 सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। 2 सीट थी, उसमें से 1 सीट बचकर के कांग्रेस ने दबा दी है। तो अब इसके बाद जो राजनीतिक हालात है उसमें परिवर्तन होंगे। भारतीय जनता पार्टी में जहां कुछ नेताओं के कद बढ़ेंगे, वहीं पर कांकेर के जो कोरबा के जो प्रभावित लोग थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कोरबा को जिताने की, उनके कद में कुछ कमी होगी। उसी तरीके से कांग्रेस में बात की जाए तो कांग्रेस में नए तरीके से रिसफल नेताओं के बीच में होगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि कार्यालय में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहे, कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे, मिठाइयां लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं या फिर ऐसी कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या कुछ वहां पर भी स्थिति है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में कल जैसे रुझान आए तो कल 4 बजे के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चाहे परिसर हो चाहे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर हो, दोनों जगह कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को, विशेष तौर पर जो कंट्रोल रूम में लगे हुए जितने लोग थे सबको बधाइयां दी, सबको मिठाइयां खिलाई और दोनों जगह जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया, वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। तो बीजेपी में तो जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ में इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीटें बढ़ाई गई है। पूरे देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है, छत्तीसगढ़ में किसी सीट बढ़ी है, क्योंकि एक ही सीट बढ़ी है, लेकिन सीट बढ़ी है तो जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। और क्योंकि एनडीए की तीसरी बार सरकार भी बन रही है, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है और लोग जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जो है प्रशांत राव वो जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश में तस्वीरें कुछ और ही सामने निकल कर आई हैं प्रशांत। अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से माना जाता है कि अगर केंद्र में सत्ता काबिज करनी होती है तो उत्तर प्रदेश का रास्ता वहां से होकर गुजरता है, और इस बार देखने को तो कुछ और ही मिला है। क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है उत्तर प्रदेश में? परिणाम बताऊं उससे पहले हम 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की ओर चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 63 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, तो समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। लेकिन 2 सीटें यहाँ पर खाली हुई थी समाजवादी पार्टी की, जिसमें आजमगढ़ क्योंकि अखिलेश यादव की सीट थी, उन्होंने यहाँ पर जो है एमएलए का चुनाव लड़ा था, इसलिए एमपी की सीट छोड़नी पड़ी थी। तो वहां पर भारतीय जनता में बाई इलेक्शन में कायम हो गई थी। तो इसके साथ ही
रामपुर में, क्योंकि आजम खां उनके सांसद चुने गए थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन 2 साल से ज्यादा की उन्हें सजा होने के बाद वो सीट रिक्त हो गई थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की थी। तो कुल मिलाकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 65 सीटों पर कब्जा रहा। 2 अपना दल की सीट, यहाँ पर 67 सीटें यानी 67 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रही और 13 अदर्स के पास, यानी कि 10 बहुजन समाज पार्टी के पास और 3 समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन इन 3 सीटों के बाद समाजवादी पार्टी ने वो कारनामा 2019 में कर दिखाया कि यहाँ पर जो है 37 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी ने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती है। बहुत बड़ी जीत है। और गठबंधन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती हैं, यानी कांग्रेस की कुल मिलाकर यहाँ 43 सीटें गठबंधन ने जीती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुल यहाँ अपनी जो है 33 सीटें जीती हैं। अपना दल, जिसके पास 2019 में यहाँ 2 सीटें थी, अपना दल ने 1 सीट गंवा दी है। केवल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ही सीट पर जीत पाई हैं। इसके साथ ही हालांकि अगर एनडीए को नुकसान 1 सीट का हुआ तो 2 सीटें आरएलडी ने दी हैं। आरएलडी ने दोनों सीटों पर अपनी जो बादशाहत बरकरार रखी है। 1 सीट यहाँ पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर ने जीती है। यह महत्वपूर्ण सीट थी और यह सीट इसलिए भी है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर था 2019 के चुनाव में यहाँ करीब 19%, उसमें से 10% जो वोट है वो खिसक गया है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ सीधे से शिफ्ट हो गया है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में देखने को मिली और इंडिया गठबंधन ने यहाँ जीत हासिल की। जो समाजवादी पार्टी यहाँ नारा लेकर चल रही थी कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और इसके साथ ही भाजपा हटाओ, महंगाई हटाओ, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, ये जो नारे थे अखिलेश यादव के, ये कारगर साबित हुए हैं। और यहाँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो कहा जाता है पूरे देश में कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा और यहाँ जिसकी बादशाहत काम रहेगी वही दिल्ली के लिए सबसे महफूज जगह होगी और वही वहाँ का बादशाह, यानी कि वही वहाँ का जो मुखिया चुना जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने ये अब तोड़ दिया है सपना भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी यहाँ केवल जो है 36 सीटों पर ही सिमट कर रहेगी, यानी कि एनडीए गठबंधन 36 सीटों पर रह गया है। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ यहाँ बहुजन समाज पार्टी का हुआ है। बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती के जो निर्णय रहे हैं वो लगातार 2009 के लोकसभा चुनाव से यहाँ पर नीचे ही खिसकता जा रहा है। हालांकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद 10 सीटें यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2024 में बहुजन समाज पार्टी ने वह भी गवा दिया और इसके साथ ही तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर भी घटा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वोट शेयर घटा है उससे बीएसपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में चिंता का विषय बन गया है। और कल तो बीएसपी में जिस तरीके से वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मूर्छित हो गए हैं उनके कार्यकर्ता। उसका देखिए एक सबसे बड़ा कारण बीएसपी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं या पूर्व पदाधिकारी रहे, वो यही बताते हैं कि बीएसपी में संगठन का कोई महत्व तो नहीं रहता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश इकाई हो या जिला इकाई हो। जो कोऑर्डिनेटर प्रथा है इसी के आधार पर बीएसपी चुनाव लड़ती है। और इसके साथ ही जो बीएसपी की मायावती है उनका जो कल्चर है कि वो आम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलती हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी हैं उनसे नहीं मिलती हैं, प्रदेश अध्यक्ष से नहीं मिलती हैं जल्दी। उनके आसपास जिस तरीके का घेरा रहता है, कुछ एक नेता है जो मायावती को घेरे रहते हैं। और यह भी कुछ लोगों ने बताया है कि बीएसपी चीफ के अंदर जिस तरीके का डर भरा गया है, खासकर यह बताया गया है कि समाज की इकलौती नेता है, अगर वो बाहर निकलेंगे तो विपक्षी दल या फिर कुछ शरारती तत्व उनकी हत्या करा सकते हैं। तो ऐसा जो डर है जिस कारण बीएसपी की मायावती नहीं निकल पा रही हैं, यही कारण है कि जो समाज का जुड़ाव उनके प्रति था वो अब इस बार जो है नाराज हो गया वोट। और साथ ही साथ बीएसपी चीफ ने जहां भी रैलियां की हैं स्थानीय मुद्दों को उन्होंने बरकरार करा है और राष्ट्रीय मुद्दों को उन्होंने महत्व दिया है और सधे हुए शब्दों में उन्होंने अपनी बातें कही हैं। क्योंकि जनता वोट के जब देती है तो अपने क्षेत्र की जो विकास की बातें होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको सुनना चाहती है और उन्हीं के आधार पर वो पार्टी को चुनती भी है कि जो नेता उनकी बात रखेगा उसके साथ वो होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने वही बातें जो है कैप्चर की और उन्होंने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जो सबसे बड़ा नारा दिया है उस पर वो काबिज हुए हैं। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का जो 10% वोट शेयर था वो खिसककर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है। कारण यही है कि समाजवादी पार्टी में जो जीत हासिल की है वो बीएसपी का वोट खिसककर चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आशा थी कि बीएसपी का वोट खिसककर उनकी तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 2 बार यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता देख चुके, केंद्र में हो या राज्य में हो, उन्हें वो लाभ नहीं मिला। नौकरियों में जिस तरीके से आरक्षण का लाभ ना होना और इसके साथ ही साथ
दूसरी तरफ ये देखना कि सबसे ज्यादा जो है अत्याचार अनुसूचित जाति के लोगों पर होना और नौकरियों को प्राइवेट करना, सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करना, संविदा पे भर्ती निकालना और आरक्षण से जो नौकरियां मिलती थी उनमें कमी आना, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं राष्ट्रीय स्तर पर और उसके साथ ही राज्य स्तर पर वो समाजवादी पार्टी ने जाकर अनुसूचित बाहुल्य इलाकों में रखे हैं, उनके कार्यकर्ता जाकर इस तरीके की बातें रखते थे। तो जो बीएसपी का वोट शेयर था वो इसीलिए खिसक गया कि मायावती जिस तरीके से उनकी बातें रखती थी वो अब नहीं रख पा रही है। दूसरी बात यह भी रही कि इंडिया गठबंधन ने यह कहा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और आकाश आनंद को जिस तरीके से उन्होंने बैक फुट पर ला दिया और मायावती ने आकाश आनंद से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का दर्जा भी छीन लिया और उत्तराधिकारी जिस तरीके से उनके कहा जाता था वह छीन लिया, तो वो भी नाराजगी जो रही है 6वें और 7वें चरण में वो लोगों ने ईवीएम पर दबाकर निकाल दी कि आकाश आनंद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, हालांकि वो वास्तविक बातें रख रहे थे कि जो अभी तक जनता ने देखा है, जो अनुभव किया है, आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में युवाओं के नेता बन चुके थे, बहुजन समाज पार्टी के चहेते बन चुके थे और उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर बहुत फोकस किया। जिस सीट पर वो लोकसभा के लिए प्रचार कर रहे थे वो उन्होंने काफी मुद्दे रखे, उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर उन्होंने फोकस किया, क्षेत्र के विकास पर फोकस किया। लेकिन मायावती ने पता नहीं किस नाराजगी में उन्हें सभी दायित्वों से एकदम विमुक्त कर दिया, उनसे सभी दायित्व छीन लिए। इससे जो कोर वोटर था बीएसपी का, जिसको आशा थी कि आने वाले समय में आकाश आनंद उनकी आवाज बनेंगे और उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे या उनके नेतृत्व में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक बार और खड़ी होगी, तो वो सपना टूट गया और इसी सपने के टूटने के कारण ही बीएसपी चीफ मायावती का भी सपना टूट गया कि उनका वोट शेयर खिसक गया। अब तो मायावती के लिए आगे यह चिंता सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अपनी पार्टी का वो राष्ट्रीय दर्जा बचा पाएंगी। समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आकाश आनंद का नाम लिया कि वो नौजवान जो था वो बसपा को आगे बढ़ाना था, अच्छी बातें की, उसने सत्ता के खिलाफ कम से कम बोला, उसमें हिम्मत थी, तो वो जो वोट बीएसपी का था वो खिसककर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। और जो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से यहाँ पर जो रणनीति अपनाए हुए थी कि जो अनुसूचित जाति के यहाँ पर विधायक थे या सांसद थे उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे और इसके साथ ही जो विकास की बातें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो अभी पूरी नहीं हो पा रही थी। खासकर सांसदों से काफी नाराजगी थी जनता को, वो ईवीएम पर दबाकर निकाली है और उसका जो है फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हुआ और कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस को खैर संजीवनी उत्तर प्रदेश में मिल गई है। आगामी 2027 का चुनाव यहाँ पर इंडिया गठबंधन अगर रहता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बन जाएंगे। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहे। मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हमारे साथ सत्यम शर्मा भी यहाँ पर जुड़े हो। सत्यम, अगर जिस तरीके से बात कर ली जाए तो बीजेपी का कहना था 29 सीटें जीत रहे हैं और जीत भी ली, और लगातार प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात कर ली जाए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ली जाए तो लगातार प्रचार प्रसार के दौरान भी ये लोग बोल रहे थे कि हम 29 के 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। तो ठीक है, वैसा ही जो है नजर आ रहा है और तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही साफ हुई हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में इस वक्त क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, किस तरीके की क्या निराशा नजर आ रही है? जी सत्यम, सवाल रिपीट करिए, सवाल एक बार रिपीट करिए क्योंकि समझ नहीं। सत्यम, अब आप तक आवाज पहुंच रही है? सत्यम, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से बीजेपी मध्य प्रदेश में बात कर रही थी कि 29 की 29 सीटें जीतेंगी, ठीक वैसा ही 29 की 29 सीटें जीत भी ली है। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात कर ली जाए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ली जाए तो उनका कहना था कि 29 के 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। तो ठीक, वो सही साबित होते हुए नजर आई है। कल उस तरीके की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है परिणामों के। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? जिस तरीके से अभी हमने बात भी की थी, आपने बात भी कराई थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस में क्या कुछ स्थितियां हैं अभी? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की स्थितियां देखिए ऐसी है कि 28 में 19 में 2024 में जिस तरह से एक सीट जो छिंदवाड़ा की बची थी वो भी उनने गंवा दी। हालांकि माना यह जा रहा था पहले कि 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, कई टक्कर हो सकती है, हॉट प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, लेकिन बड़े अंतर के साथ वहाँ हार हुई है। दिग्विजय सिंह जो है राघवगढ़ से चुनाव हार गए हैं, राज्य से चुनाव हार गए हैं, 1,40,000 वोटों से चुनाव हारे हैं।
वहीं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की बात की जाए तो नकुलनाथ 1,36,000 मतों से विवेक बंटी साहू से चुनाव हार गए हैं। हालांकि जिस तरह से ये चुनाव जीता गया है, 29 सीटें जीती हैं, कांग्रेस के जो दावे थे और वादे थे उस तरह फेल हो गए और कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह थी वो देखने को सामने मिली है। जीतू पटवारी ना दिग्विजय सिंह के वहां गए, जीतू पटवारी ना छिंदवाड़ा गए। हालांकि पीसीसी चीफ माने जाते हैं, नए नवेले हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अंतर कलह थी और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना नहीं थी। उमंग सिंघार की बात की जाए तो उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष है और लगातार धार में ही अपना जमावड़ा बनाए बैठे थे कि ऐसा माना जा रहा था हो सकता है धार में अच्छा प्रदर्शन करे, चूंकि गाँव जाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे, लेकिन वहां से भी जो आदिवासी बेल्ट इलाका माने जाते खंडवा के खरगोन, धार और रतलाम साइड, झाबुआ साइड, वहां भी जो है कांग्रेस की बड़ी बुरी हार हुई है। यहाँ पर भी जो बीजेपी के प्रत्याशी उतारे गए थे, हालांकि इतने मजबूत प्रत्याशी नहीं थे। एक प्रत्याशी तो पहली बार जैसे अनिता नागर सिंह चौहान की बात की जाए तो वो, हालांकि नागर सिंह चौहान जो वन मंत्री उनकी पत्नी थी, लेकिन पहली बार चुनावी मैदान में होती थी, लेकिन उन्होंने कांतिलाल भूरिया को शिकस्त दे दी। इसके बाद देखिए लगातार यहाँ आदिवासी बेल्ट में भी बीजेपी का समर्थन हुआ। अब देखिए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 163 सीटें बीजेपी की आई थी, ऐसा माना जा रहा था कि करीब 36 सीटों से ज्यादा सीटें लाडली बहना योजना की वजह से आई थी। जो 1250 रुपए लाडली बहनाओं को मिल रहे हैं उसकी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी को विधानसभा में गेम पलटा था। ऐसा माना जा रहा था पहले कि कांग्रेस विधानसभा में अच्छा खासा टक्कर दे सकती, हो सकता है कि वो चुनाव जीत भी जाए, लेकिन जिस तरह से आखिरी दौर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना दम खेला और लाडली बहनों को मतलब 50% आबादी को घेरने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब भी हुए और जीत भी हासिल की गई। वही सेम तरह का पैटर्न देखने को मिला है लोकसभा चुनाव में। लाडली बहनों को ऐसी 6 सीटें थी, 29 सीटों में से 6 ऐसी सीटें थी जहां 3.5% से ज्यादा वोटिंग लाडली बहना यानी महिलाओं के वोट पड़े थे, और जहां पर महिलाओं के ज्यादा वोट पड़े थे वो जगह थी दिग्विजय सिंह, जहां से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में थे और उधर बीजेपी के प्रत्याशी रोडमल नागर चुनावी मैदान में थे। वहां पे दिग्विजय सिंह को एक तो 3.5 लाख मतों का वो कवर करना था जो पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था राघवगढ़ से, और उसके साथ साथ ही ये 3.5% महिलाओं ने अधिक वोटिंग की थी। ये निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ ही गई, क्योंकि 1250 रुपए जब किसी गरीब महिला को मिलता है तो उनका घर पहले का घर चलता है और बाल बच्चे भी थोड़ा सा सीख पाते हैं। तो ये सब भावनाएं जो थी आदिवासी बेल्ट में भी देखिए 1250 रुपए का कमाल दिखाएगी। तो आदिवासी बेल्ट ने अच्छा खासा बीजेपी का सहयोग किया। कल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी यही बातें कही थी कि जहां कांग्रेस बोलती थी कि आदिवासी लोग बीजेपी की सरकार के साथ नहीं है या बीजेपी के पक्ष में नहीं रहते, तो खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, झाबुआ, मंडला की जाए तो फकत सिंह रास्ते को भी माना जा रहा था कि ओमकार सिंह मरकाम से हार सकते हैं, लेकिन जिस तरह से 1.5 लाख से ज्यादा मतों से जीते तो ये जो भ्रांतियां थी ये दूर हो गई हैं। रोड मल्लागा को भी बोला जा रहा था कि 3 बार से सांसद है, फिर से रिपीट क्यों किया गया, ये हार सकते हैं। रोड मल्लागा ने भी जीत हासिल कर ली। इसी तरह हिमाद्री सिंह जो थी वो शहडोल से चुनावी मैदान में थी, वो भी जीत गई। तो फिलहाल 29 सीटें जिस तरह से जीती और मेन महत्वपूर्ण सीट थी छिंदवाड़ा, जहां पर सबकी नजर थी। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, चाणक्य कहा जाता है, वो लगातार छिंदवाड़ा में एक दिन पूरा बिताए हैं, और अगर छिंदवाड़ा सीट इस बार हार जाते तो कहीं न कहीं अमित शाह की भी थोड़ी सी होती पट्टी पलित होती कि शाह एक दिन पूरे रुके उसके बाद भी छिंदवाड़ा आ गए। लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरह से 1,36,000 मतों से जीत आते हुए कहीं न कहीं बीजेपी ने इसको कर दिया कि हम अगर मध्य प्रदेश में है तो बीजेपी है और कोई नहीं है। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में अब देखिए कांग्रेस में मंथनों का दौर शुरू होगा। नेतृत्व भी लगातार जीतू पटवारी से पूछा जा रहा है कि क्यों यहाँ पर हार का सामना करें। हालांकि जीतू पटवारी ने 29 सीटें हारने का जो है वो स्वीकार कर लिया है कि जो उनका टीका था वो दूसरे में फोड़ने की बजाय। हालांकि अब देखिए इस बार इंडी गठबंधन ने कहीं भी ना की चुनाव आयोग, ना ही चुनाव की मशीनरी, ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही किसी पर सवाल खड़ा किए हैं। इस बार कोई गलती नहीं है क्योंकि इंडी गठबंधन की 233 सीटें आ गई। लेकिन अगर यही 300 या 350 के पार बीजेपी की सीटें आती, इंडिया गठबंधन की आती, तो चुनाव आयोग सहित तमाम सुप्रीम कोर्ट और मशीनरी पर टीका फोड़ दिया जाता और दिग्विजय सिंह सबसे पहले सामने निकल कर आते। वही देखिए अब जीतू पटवारी को मंथन का दौर शुरू है। हालांकि कांग्रेस ने भी युवाओं को अब आगे किया है। मितेंद्र यादव जो है कांग्रेस के युवा नेता आए हैं, उन्होंने जो अध्यक्ष बने हैं युवा के, उन्होंने साफ तौर पर नई पीढ़ी का किया है और जो भी अक्रिय नेता जो सक्रिय नहीं रहे चुनाव में उनको हटा करके दूसरे जो सक्रिय नेता है उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस भी अपग्रेड खुद को कर रही है, बीजेपी के तर्ज पर आगे बढ़ रही है। वही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की ये विधानसभा के साथ लोकसभा में बड़ी चुनावी जीत है, तो ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम कई ऐसे बड़े नेता हैं जो केंद्र में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कृषि विभाग मिले या हो सकता है कोई सा
बढ़िया मंत्रालय मिले। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश ने बीजेपी का समर्थन किया, उससे ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई जो सांसद हैं वो इस बार मंत्री पद पर रहेंगे। हालांकि पहले भी कई सांसद मंत्री रह चुके हैं। यहाँ से प्रहलाद पटेल को फिर विधानसभा चुनाव में लाया गया था और फिर पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे प्रहलाद पटेल। इसके साथ ही कई फग्गन सिंह कुलस्ते की बात की जाए वो भी मंत्री रह चुके हैं। तो कुल मिला के बीजेपी को मध्य प्रदेश ने अच्छा खासा सपोर्ट किया। अब बीजेपी संगठन की बात है कि मध्य प्रदेश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह का संकल्प लिया गया था वो करने के लिए अब कितने सांसदों को वहां पे मंत्री पद दिया जाता है। चलिए, बिल्कुल सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय शेखर जो हैं वो भी जुड़े हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर कांकेर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं था। आखिर कहाँ कुछ कमी रह गई थी? जी संजय जी, सवाल दोहराएंगे, आवाज आप? जी संजय जी, अगर बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कांकेर लोकसभा सीट की अगर उस तरफ नजर डाला जाए तो जिस तरीके से अगर देखा जाए कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, आखिर कहाँ क्या कुछ कमी रह गई थी? और अगर जीत की बात कर ली जाए तो जीत में जो है अंतर भी ज्यादा नहीं रहा, लगभग 1850 के आसपास, 18 और 1900 के लगभग वहां पर जीत दर्ज की है उन्होंने सीटों से बस। जी, बिल्कुल। देखिए, कांकेर सीट पहले से ही कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जा रही थी, क्योंकि वीरेश ठाकुर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो 2019 का चुनाव 6000 मतों से ही वहां हारे थे और पिछले 5 साल से लगातार वो मेहनत कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी से फिर उनको टिकट मिलेगी, इसलिए लगातार वो मेहनत कर रहे थे और इस लिहाज से काफी वहाँ टसल था, काफी नौबीपूर्ण की सीट थी और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता थी और यही वजह है कि वहां पर अमित शाह की सभा कराई गई और अमित शाह की सभा कराने के बाद थोड़ा सा वहां माहौल परिवर्तित हुआ। लेकिन आखिर तक आपने देखा, शुरू में जो है वीरेश ठाकुर आगे चल रहे थे रुझानों में, जो रुझान आ रहे थे उसमें फिर कई दौर की मतगणना हुई जिसमें वीरेश ठाकुर आगे थे, फिर भोजराज नाग आगे हुए और फिर अंतर कभी घटता था कभी बढ़ता था और आखिरी में आते आते करीब 1900 के मतों से जो है भोजराज नाग की जीत हुई है। तो लेकिन जीत होती है, एक मत से भी जीत होती है तो जीत होती है और भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीत ली है। वीरेश ठाकुर को फिर से जो है वो मात खानी पड़ी है, हार का सामना करना पड़ा है और लेकिन मामला जो है वो इसी रूप में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की वहां पर विधायक भी है, भानु प्रताप की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक है और वहां पर जो टोटल अगर सीटों की बात करें तो कांग्रेस विधायकों की संख्या 3 है, तो वो भी महत्वपूर्ण है और मजबूत है। सीटों के गणित के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी अंतर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा नहीं था और इस लिहाज से आपको ध्यान होगा कि उस सीट से, कांकेर सीट से मोहन मरकाम खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी बस्तर सीट छोड़ करके कांकेर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि तो उनको उम्मीद थी कि हम निकाल लेंगे और ये सबसे मजबूत सीटों में से, कांग्रेस के सबसे मजबूत सीटों में से एक सीट कांकेर सीट थी और इसीलिए लगातार फाइट रही। लेकिन फाइनली बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया है और जो 9 का आंकड़ा था उसको 10 तक पहुंचाने में कामयाब। बिल्कुल, इसी के साथ अगर कोरबा लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो वहां सर जो है कांग्रेस प्रत्याशी जीत चुकी हैं ज्योत्सना महंत, तो वहां पर क्या कुछ कमी रह गई थी? किस तरीके की रणनीति में वहां पर जो है अंतर नजर आया था? देखिए, कोरबा तक बात है, जब कोरबा यहाँ से सरोज पांडे को दुर्ग से कोरबा भेजा गया, तभी से लोगों को इस बात को लेकर के शंका थी कि आखिर किस तरह का मुकाबला होगा, क्योंकि वो दुर्ग से आती हैं और दुर्ग से उनको कोरबा भेजा गया था। हालांकि उनको पार्टी ने पहले संकेत दे दिया था और पिछले 6-8 महीने से वो कोरबा में लगी हुई थी। अपने जो राज्यसभा सांसद का फंड था उसका भी काफी उपयोग उन्होंने कोरबा में किया था, क्योंकि पार्टी ने उनको पहले संकेत दिया था कि आपको वहां से चुनाव लड़ने हैं। लेकिन एक सवाल था कि आखिर ये दुर्ग से जाकर के कोरबा में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बाहरी होने का एक जो खामियाजा है वो पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, उम्मीदवार को भुगतना पड़ सकता है और इसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि सरोज पांडे एजला चलो की नीति पर चलती रही है
उनका पूरा राजनीतिक सफर अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बहुत छोटे से जीरो से शुरू किया था और सबसे पहले वो प्रेम प्रकाश पांडे जो कि पूर्व मंत्री थे उनको उन्होंने सीढ़ी बनाया और उनके साथ होकर के प्रेम प्रकाश पांडे ने उनको काफी आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में उनका सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके और उन्होंने छोड़ दी। बाद में अभी दोनों के बीच में इतनी तरक्की है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह हैं, जबकि प्रेम प्रकाश पांडे ने उनको बढ़ाया था। बाद में डॉक्टर रमन सिंह का साथ मिला सरोज पांडे को, लेकिन एक लोकसभा चुनाव में इतनी तरक्की हो गई दोनों के बीच में कि डॉक्टर रमन सिंह सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन सरोज पांडे के लोकसभा चुनाव में किसी भी पोस्टर में डॉक्टर रमन सिंह की तस्वीर नहीं दिख रही थी। तो इतनी तरक्की दोनों के बीच में हो गई थी। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उनके तेवर ऐसे हैं कि बहुत सारे नेताओं के साथ जिनके उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं वो बाद में बहुत खराब हो गए हैं और इसलिए खेमेबाजी भी है, एक अलग खेमा उनका माना जाता है, बाकी खेमा उनसे दुश्मनी की स्थिति में रहती है। तो ये भी आकलन किया गया था कि कोरबा में जाकर के वो चुनाव लड़ती हैं तो ये जो तमाम दिग्गज है और उनके जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो कितना उनको साथ दे पाएंगे और कोरबा के जो दिग्गज हैं वो कितना उनको साथ दे जा पाएंगे, खासकर डॉक्टर रमन सिंह के खेमे के लोग, प्रेम प्रकाश पांडे के खेमे के लोग और उनसे खुद नाराज रहने वाले खेमे के लोग, वो उनका कितना साथ दे पाएंगे। ये तमाम आकलन पहले से हो रहे थे और यही तो मुझे लगता है कि बड़ा फैक्टर रहा है, एक बाहरी का मुद्दा और दूसरा जो उनका अपना व्यक्तित्व है जिसकी वजह से वो सबको साथ नहीं ले पाती हैं, सब उनके साथ नहीं आ पाते हैं। ये दो बड़े फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लगती है कि वहां पर उनकी शिकस्त हुई है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में तो कम से कम मोदी चल ही रहा था। छत्तीसगढ़ में पिछले विष्णुदेव सरकार के जो कामकाज रहे हैं पिछले 3-4 महीने के, उसका जो असर था विशेष तौर पर महंगाई बंधन योजना का, उसका लाभ तमाम प्रत्याशियों को मिला, तो इनको भी मिलना था, लेकिन उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसके बावजूद उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा होगी, लेकिन जो दो मैंने कारण बताए बड़े फैक्टर हुए थे कि उनका अपना जो व्यक्तित्व है जिसमें सब लोग समाहित हो पाते हैं, सब साथ उनके नहीं चल पाते हैं, वो एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है। और दूसरा बाहरी होने का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं वहां पर काम किया। दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डॉक्टर चरणदास महंत जो हैं वो बहुत ही सरल, सहज और कद्दावर नेता रहे हैं। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में वो मंत्री हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री थे। छत्तीसगढ़ में जो है लगातार वो पीसीसी के अध्यक्ष रहे, तो उनका पूरे क्षेत्र में उनकी काफी अपनी पकड़ है। वो वहाँ के सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, तो उनकी अपनी पकड़ है और सबके साथ उनकी इतनी सरलता और सहजता है और जिससे लोग उनके मुफीद हो जाते हैं। तो एक मुझे लगता है कि कोरबा में ये भी चला कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सरलता से, बहुत सहजता से आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, उसको छोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनना जिसके लिए सबको साथ लेकर के करना जरा सा कठिन हो जाता है, जिसका व्यक्तित्व ऐसा है, जो थोड़ा सा एरोगेंसी की बात जिसके साथ है, उसको किस तरीके से अपना प्रतिनिधि चुना जाए। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा होगा जिसका लाभ ज्योत्सना महंत को मिला और ज्योत्सना महंत दूसरी बार वहां के सांसद बनने में कामयाब। चलिए बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत का रुख करेंगे लखनऊ से। प्रशांत, अगर देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे हो रहे थे। जेपी नड्डा के, गृह मंत्री शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ परिणाम उस तरीके के नहीं आए जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी। 80 की 80 सीटें जीतने के दावे कर रही थी बीजेपी, लेकिन अगर अब बात कर ली जाए बीजेपी की, तो आगे की क्या कुछ रणनीति होगी वहां पर? भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें
जीतने का दावा कर रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ बड़बोले नेताओं ने उत्तर प्रदेश में ये नारा जरूर ज्यादा तेजी से बुलंद किया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े संयम से ही जहां भी उन्होंने अपनी चुनावी रैलियां की हैं वहां की जनता को संबोधित किया है और केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों के आधार पर उन्होंने जनता से वोट की अपील की थी। देखिए, इसमें अगर सबसे बड़ी नाराजगी देखी है जनता की, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो प्रत्याशियों का चयन किया गया है उसमें कहीं नाराजगी देखने को मिली है और साथ ही साथ जो सिटिंग एमपी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और दो बार के या तीसरी बार उन्हें मौका दे दिया गया है, तो ऐसे में इनके प्रति जो एक विचार था जनता का कि ये लोग क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, जनता का फोन नहीं उठाते हैं और इन्होंने ये मान लिया है कि मोदी और योगी के नाम पर वोट मिलता है, तो जो सांसदों के मन में एक बात बन गई थी कि उन्हें जनता के बीच में जाकर क्या करना है या फिर विकास कार्यों में क्यों रुचि रखनी है। सांसद ने जो गांव गोद लिए थे वो विकास से महरूम थे और इसके साथ ही तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी कि सांसद अगर इस तरीके से क्षेत्र में जुड़ाव रखेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2024 में कमल खिला पाएगी। तो ये जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह जो है सिटिंग एमपी यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद रहे हैं उनके खिलाफ जनता ने ईवीएम पर बटन दबाकर नाराजगी निकाली है कि जनता के प्रतिनिधि होने के बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया है। वही सांसद भारतीय जनता पार्टी के हारे हैं और वही जो है उनको हार का सामना करना पड़ा है। बल्कि देखिए, चाहे अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही बात गांव में यहाँ कमलेश पासवान की बात की जाए तो उन्होंने जीत हासिल की है। गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो वहाँ से महेश शर्मा ने जीत हासिल की है और बड़े आंकड़े से। इसके साथ ही अगर हम झांसी में चलें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो ये जो अगर और इसके साथ ही अगर लखनऊ शहर की बात कर ली जाए तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये और उधर कैसरगंज की बात कर ली जाए, भले ही ब्रजभूषण सरल का टिकट कटा हो, उनके बेटे करण सरल को टिकट दिया गया हो, वहाँ जीत हासिल हुई है। गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह ने जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी के। तो ये लोग जनता के बीच में रहे हैं, इन्होंने काम किया है। कीर्तिवर्धन सिंह की बात कर ली जाए, अगर गोंडा में राज परिवार से हैं, लेकिन वो पिछली बार भी जनता के बीच में गए थे, इस बार भी चुनाव नजदीक आते हुए जनता के बीच में रहे हैं। इस कारण जनता क्योंकि जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है और जो जनप्रतिनिधि केवल मोदी योगी के भरोसे बैठे रहे, क्षेत्र में जनता में काम नहीं किया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में चिंता करने की सबसे बड़ी जरूरत है कि 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने गंवाई। हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था तो यहाँ से 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीत ली थी। इस बार खाता शून्य हो गया है और सबसे ज्यादा चिंता का विषय मायावती जी के लिए यह भी है कि आजाद समाज पार्टी कांशीराम के यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से जो जीत हासिल की है ये सबसे बड़ी है और बीएसपी के लिए आईना है कि बीएसपी का वोट केवल वहाँ 13,000 रह गया है। जहाँ पर 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने सीट जीती थी वो सीट आजाद चंद्रशेखर ने यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा मतों से जीती है। तो बहुजन समाज पार्टी के मंसूबों पर ये एक तरीके से तमाचा भी है, एक आईना भी है। और इसके साथ ही चंद्रशेखर ने जो बीएसपी के संस्थापक रहे हैं कांशीराम जी और उनके साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मूवमेंट और कारवा बढ़ाने की बात कही है ये सबसे महत्वपूर्ण थे। इसी के आधार पर ये नगीना में सबसे बड़ी जीत मिली है। पश्चिम से भी बहुजन समाज पार्टी साफ हो गई है। जो उनके पास सीटें थी जौनपुर में, हालांकि उन्होंने एक बार फिर से श्याम सिंह यादव को टिकट दिया, उससे पहले श्रीकला जो धनंजय सिंह की पत्नी थी उनको टिकट दिया था, लेकिन किसी कारण से वो अंदरूनी मतभेद थे कि श्याम सिंह को टिकट देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी बाबू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के जीते और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह को चुनाव हारना पड़ा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए अपना दल के लिए भी चिंता का विषय है। 2 सीटें थी, एक सीट हार गई अपना दल रावर्ट्सगंज जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीती है। अब आइए भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर वापस आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन करना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर चुनाव हारे हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी ने जीत हासिल की है। हालांकि आर.के. चौधरी बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम चले फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति 2 बार के सांसद, 2 बार के केंद्रीय राज्य मंत्री, वहां पर सपा के नरेश उत्तम पटेल जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे उन्होंने उनको हार दिखाई है। अब चलते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रसाद वर्मा जालौन गरौठा, वहां पर समाजवादी पार्टी के नारायण दास अहिरवार ने उन्होंने हराया है। साथ ही साथ चंदौली में चले महेंद्र नाथ पांडे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी थे, उनको हार का सामना करना पड़ा, वहां भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव हराया। आज एक चीज की और बात कर ली, बलिया
बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे थे। नीरज शेखर भी हार गए हैं। वहां पर सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के चुनाव जीते हैं। चलिए अब अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया था, वहां पर लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के वहां प्रत्याशी थे, 2 बार के वो विधायक सांसद चुने गए थे, वहां अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने हराया है। करीब यहाँ 50,000 से ज्यादा मतों से अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। देश में अयोध्या सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, तो वहां पर जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो रणनीति वो फेल हो गई है। अयोध्या ही हारे हैं। अयोध्या में हार का कारण कुछ भी हो सकता है, पार्टी उस पर मंथन करेगी। ये जो सीटें केंद्रीय मंत्री ने हारी हैं, लखीमपुर पर और आते हैं। लखीमपुर अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, वहाँ सबसे पहला जो आपने सुना होगा कि लखीमपुर में किसानों के ऊपर कार चलाने का जो उनके बेटे ने काम किया था, यह मुद्दा खास बना हुआ था। अजय मिश्रा टेनी को भी हार का सामना करना पड़ा है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी का है। और ब्रजभूषण शरण की बात की जाए, वो कहते थे कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। ब्रजभूषण शरण ने अपना दबदबा कायम रखा है, उन्होंने अपनी सीट जीत ली है। तो ये सब चीजें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन करने की जरूरत है। और बीएसपी के लिए खास है कि बीएसपी अगर किसकी तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी जाएगा। और मायावती जिस ढंग में रह रही हैं वह भी उन्हें बदलना पड़ेगा। प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन और जिला संगठन को महत्व देना पड़ेगा, तभी बीएसपी को संजीवनी मिल सकती है। 2009 से लगातार आ रही है। अब उनके सामने आजाद समाज पार्टी ऑप्शन है, बहुजन समाज के सामने आजाद समाज पार्टी 2027 के लिए कोई रणनीति बना रही है और बीएसपी के लिए वही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर मायावती ने अपनी रणनीति नहीं संभाली और नई पीढ़ी को अगर कमान नहीं दी और केवल उनके मुंह पर ताले रखे, तो निश्चित तौर से बीएसपी 2027 में साफ हो जाएगी। मायावती को चाहिए कि पार्टी में नेतृत्व क्षमता को और बढ़ाएं, वन वन आरबी स्थिति को खत्म करें, नई पीढ़ी को आगे लाते हुए उन्हें कम से कम बोलने और काम करने की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि बहुजन समाज पार्टी बची रहे। तभी आगे उनका जो है जो उद्धार हो सकता है। नहीं तो आजाद समाज पार्टी अब यहाँ उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के लिए, खासकर बहुजन समुदाय के लिए और मुस्लिमों के लिए भी एक ऑप्शन बन चुकी है। नगीना में जो कर दिखाया है उसमें सभी जातियों ने, धर्मों ने वहाँ चंद्रशेखर आजाद को वोट दिया है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो, अनुसूचित जाति के लोग रहे हो या अल्पसंख्यक हो, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चंद्रशेखर को जिताकर यह दिखा दिया है कि जात धर्म की राजनीति नहीं, केवल लोकतंत्र की बात कहने वाले और सभी जुल्म जातियों के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति को चुनाव अब जनता जिताएगी। जी चलिए, बिल्कुल इसी के साथ आप सभी का चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है जानकारियां निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही थी, वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से जो है खबर भी सामने आ रही है। और लगातार एनडीए की बात कर ली जाए, इंडिया की बात कर ली जाए, दोनों ही पार्टियों में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है, चर्चाएं हो रही है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल न्यूज आवर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।